जब हम नई महिला सीईओ का स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे तो एक साथी ने मेरी तरफ कुछ इशारा करते हुए धीरे से कहा, सुना है नई सीईओ का फिगर बहुत जबरदस्त है। पता नहीं वह असल जिंदगी में भी इतनी ही कोमल और नाजुक होंगी या नहीं। जैसे ही मैं जवाब देने वाला था, मैंने देखा कि वह महिला लिफ्ट से बाहर निकल रही थी। उसके साथ कई लोग थे और वही सबके बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। लेकिन उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। यह वही कैसे हो सकती है? धत तेरे की, मेरी जिंदगी इतनी बुरी क्यों है? जो वारिस से सीईओ बनी महिला अचानक आई थी, वह असल में मेरी वही एक्स गर्लफ्रेंड जो अन थी, जिसे मैंने 4 साल पहले छोड़ दिया था। वह सीधे सीईओ के ऑफिस में चली गई। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। जो अनन लंबी थी और उसमें एक तरह का अलग ही ठाठ बाट और शालीनता थी। सिर्फ मैं ही उसका वह रूप जानता था जो दुनिया से छिपा हुआ था। उसने सामने आते ही कड़क आवाज में कहा, मैं जू अनन हूँ और आज से चैनन ग्रुप की एग्जीक्यूटिव सीईओ का पद संभाल रही हूँ। जब हम साथ काम करेंगे तो मेरी बस एक ही शर्त होगी, अपनी मर्जी से कोई काम मत करना और कोई रायता मत फैलाना। तभी हमारे एक साथी ने कहा, समझ गए सीईओ जू, चलिए अपना अपना परिचय देते हैं, आप पहले शुरू कीजिए। मैंने आगे बढ़कर कहा, नमस्ते सीईओ जो, मेरा नाम कियाओ चेन है। मेरे रोज के कामों में सीईओ का पूरा शेड्यूल मैनेज करना शामिल है, जिसमें बिजनेस ट्रिप भी है। फिर दूसरे ने कहा, नमस्ते सीईओ जो, मैं फैंग जेंग हूँ। आधे घंटे बाद हम तीनों सीईओ के ऑफिस से बाहर निकले। मेरा ध्यान कहीं और ही था। इस जुन्हाव को कई बार मेरा नाम पुकारना पड़ा, तब जाकर मैं होश में आया। जुन्हाव बोला, चेन चेन, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? चेन, क्या हुआ? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं। तुम लोग अभी क्या कह रहे थे? उसने कहा, हम कह रहे थे कि सीईओ जो कितनी खूबसूरत हैं। अगर वह मॉडल के तौर पर काम न करें तो यह तो टैलेंट का वेस्ट होगा। उनका चेहरा हर एंगल से एकदम बेदाग है। पता नहीं वह अकेले में कितनी ज्यादा चिपकू होंगी। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, वह हद से ज्यादा चिपकू हैं। जुनहाओ हैरान होकर बोला, चेन तुमने क्या कहा? मैं समझ नहीं पाया। मैंने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं। उधर सीईओ के ऑफिस में जू अन का फोन बजा और उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अन तुम देश वापस आ गई हो? उसने कहा, क्या मुझे वापस आने की इजाजत नहीं है? सामने वाले ने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम नहीं आ सकती, लेकिन तुम चेन अन कैसे पहुंच गईं? क्या तुम्हें पता है कि कियाओ चेन भी चेनन में है? अनन ने कहा, उसका नाम मत लो, मैं उसे नहीं जानती। सामने से जवाब आया, तुम बस जिद कर रही हो, कह रही हो कि नाम नहीं जानती। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे कंधे पर वायलेट और छोटे मेमने का टैटू क्यों है? इसका क्या मतलब है? अनन ने कहा, क्या मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत है? खैर, मैं फोन रख रही हूँ, मुझे काम करना है। असल में वायलेट मेरा पसंदीदा फूल था और छोटा मेमना इसलिए था क्योंकि मैं मेष राशि का था। ऑफिस के अंदर मैं अपनी डेस्क पर झुका हुआ बैठा था और ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने मन ही मन सोचा, जू अन कितने समय बाद मिल रहे हैं? 4 साल हो गए हैं। अब तक तो वह किसी को डेट कर रही होगी, है ना? नहीं, शायद उसकी शादी हो चुकी होगी। तभी जुन्हाव ने पूछा, ए चेन, क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? मैंने बात छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं कल रात देर तक जागता रहा और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जुन्हाव ने मुझसे पूछा, तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? एचआर डायरेक्टर ने अभी एक नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि अभी कोई सही असिस्टेंट उपलब्ध नहीं है। वे चाहते हैं कि हमें से कोई एक अंतरिम असिस्टेंट के तौर पर काम करे। इसमें सैलरी भी बढ़ेगी। हम में से किसे जाना चाहिए? मैंने तुरंत मना कर दिया, मैं नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। फैंग जेंग को इसकी जरूरत है। वह और उसकी गर्लफ्रेंड अपनी शादी के लिए घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। जुनहाओ बोला, लेकिन आचेन, हम तीनों में से तुम सबसे सही हो। पिछले सीईओ के लिए तुम असल में पहले से ही एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहे थे। मैंने धीरे से कहा, सीईओ जू थोड़ी डरावनी है, मुझे उनसे डर लगता है। तभी जो महिला अभी सीढ़ियों से नीचे आई थी वह वहीं रुक गई और बोली, मैं डरावनी हूँ? आज चेन मुझसे डरता है। मैंने सकपकाकर कहा, बिल्कुल नहीं, और बात संभालते हुए आगे बोला, भले ही सीईओ जू थोड़ी सख्त दिखती हैं, लेकिन असल में वह डरावनी नहीं है ना? और ऊपर से वह बहुत खूबसूरत है। सोचता हूँ कि क्या उनका बॉयफ्रेंड ऐसे चेहरे को देखकर शांत रह पाता होगा जो हर एंगल से बेदाग है। जुन्हाव ने फुसफुसाया, आचेन, तुम क्यों अटक गए? क्या तुम ठीक हो? मैं मन ही मन सोचने लगा, बॉयफ्रेंड क्या पति नहीं होना चाहिए? आखिरकार 4 साल पहले उनकी सगाई हुई थी। पक्का अब तक उनकी शादी हो गई होगी। इसके अलावा मैंने देखा है वह उसे देखकर मुस्कुराती भी हैं। तभी फैंग जेंग अचानक दौड़कर आया
और उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। वह बोला, चैन, HR डायरेक्टर का भेजा हुआ यह मैसेज देखो। CEO जू भी हमारी यूनिवर्सिटी जू शांग यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हालांकि वह फाइनेंस डिपार्टमेंट में थी। वह साफ तौर पर कैंपस ब्यूटी वाली लड़की थी। क्या तुम उन्हें नहीं जानते? मैंने कहा। तुमने अभी उन्हें कैंपस ब्यूटी कहा। मेरा चेहरा तो बिल्कुल आम है। मैं ऐसी किसी लड़की से नहीं टकराऊंगा, कोई चांस ही नहीं है। तभी जुनहाओ ने मजाक उड़ाया, तुमने यह बात पहले भी कही है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें कोई लड़की दिखाई नहीं देती? तुम्हें यह ख्याल कहां से आया कि तुम्हारा चेहरा साधारण या मामूली है? अभी तो महीने का बीच का समय है और हमें तुम्हारे लिए इतने सारे प्यार से भरे बेंटो बॉक्स मिल चुके हैं। क्या यह अच्छी बात नहीं है? तभी पीछे से अन की कड़क आवाज आई, तुम लोगों को अब लंच खरीदने की जरूरत नहीं है। हम सबने डरते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। वह बोली, आपका स्वागत है। थोड़ी देर बाद सब एक साथ खड़े हो गए और सीढ़ियों के पास खड़ी उस महिला को देखने लगे। मुझे अचानक थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ कि वह यहाँ क्यों है और वह वहाँ कितनी देर से खड़ी है। हमारे मैनेजर ने आगे बढ़कर कहा, हे डायरेक्टर जू, वो आप खुद यहाँ नीचे कैसे आ गईं? अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप इंटरकॉम का इस्तेमाल कर सकती थीं। जू अनन ने चारों ओर देखा और उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। उसने कहा, मैं असिस्टेंट्स की टीम का हाल चाल देखने नीचे आई थी। HR को मुझे बताना चाहिए था कि एक टेम्परेरी असिस्टेंट की जरूरत है। मैंने आप तीनों का रिव्यू कर लिया है, आपके रिज्यूमे और पिछले 2 सालों का काम। ये जुनहाओ, तुम्हारी भूमिका में क्लाइंट्स के साथ बहुत ज्यादा बातचीत शामिल है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने काम को क्याओ चेन के साथ कोऑर्डिनेट करो। शेड्यूलिंग के अलावा तुम उन दूसरे कामों को भी संभालोगे जो अभी उसके पास हैं। कल से क्याओ चेन एक्टिंग एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगे। ये जुनहाओ ने सिर हिलाया और फैंग जेंग को भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। मैंने तुरंत कहा, डायरेक्टर जो, मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भूमिका के लिए सही नहीं हूँ। जुनहाओ ने पहले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ मिलकर काम किया है, वह मुझसे ज्यादा सही रहेगा। जू अनन ने मुझे घूरते हुए कहा, CEO तुम हो या मैं? इतना कहकर वह मुड़ी और लिफ्ट में चली गई। उफ, कितनी सनकी है, सिर्फ इसलिए कि वह CEO है। उसे लगता है कि वह बहुत बड़ी चीज है। मैं वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई मुझे बचाओ। जुनहाओ ने मेरी हालत देखकर कहा, आचेन, तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे फांसी पर जा रहे हो? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनना बहुत बढ़िया है, अच्छे फायदे, प्रमोशन। तुम खुश क्यों नहीं हो? जाना नहीं चाहते? मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जुनहाओ, जेंग, जल्दी करो, मुझे इससे बचने का कोई तरीका बताओ। उन्होंने हाथ खड़े कर दी। वह CEO है, हम भला क्या कर सकते हैं? चिंता मत करो, डायरेक्टर जू शायद पिछली CEO जितनी मुश्किल नहीं होंगी। तुम वहां अच्छी जिंदगी जीने जा रहे हो। 1 घंटे बाद भारी मन से मैं CEO के ऑफिस गया। भले ही मुझे पता था कि उसके साथ मेरा कोई भविष्य मुमकिन नहीं है, फिर भी उसकी रूखी आवाज सुनकर मुझे अंदर से दुख हो रहा था। मैंने खुद को संभाला, चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान लाया और दरवाजा खोला। जू अनन अपनी डेस्क पर बैठी थी। उसकी पतली उंगलियां बिना ऊपर देखे कीबोर्ड पर चल रही थीं। जैसे ही मैं कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ, उसने मेरी परछाई देख ली थी, एक ऐसी आकृति जिसे वह अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। मैंने कहा, डायरेक्टर जू, मैंने पहले कभी असिस्टेंट के तौर पर काम नहीं किया है, मुझे लगता है। उसने बिना देखे पूछा, क्या आप ट्रांसफर से खुश नहीं हैं? मैंने कहा, नहीं, बस मुझे लगता है कि। उसने सीधे मुझे टोकते हुए कहा, आपको किस हैसियत से सोचने का हक है? मेरे चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। बात तो सही थी, किस हैसियत से? अब वह मेरी बॉस थी। अगर मुझे नौकरी नहीं चाहिए थी तो मैं HR के पास जाकर इस्तीफा दे सकता था। उसके इस बेरुखे बर्ताव से ऐसा लग रहा था जैसे हम बिल्कुल अजनबी हों। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, इस्तीफा? मैं इस्तीफा क्यों दूं? मैंने इंटर्न की 6,000 युआन की सैलरी से मेहनत करके 18,000 युआन और साल के आखिर में 60,000 युआन का बोनस पाने तक कड़ी मेहनत की थी। आखिर मैं उसकी वजह से अपनी नौकरी क्यों छोड़ूं? मैंने अपनी आम कॉर्पोरेट कर्मचारी वाली मुस्कान बनाए रखी और पूछा, डायरेक्टर जऊ, मेरा एक सवाल है, क्या पद बदलने की वजह से मेरी सैलरी में कोई बदलाव होगा? उसने पूछा, आपकी अभी महीने की सैलरी कितनी है? मैंने कहा, 18,000। उसकी उंगलियां डेस्क पर हल्की हल्की थपथपा रही थीं। वह बोली, 18,000 थोड़ी ज्यादा है। मेरी मुस्कान गायब होने लगी। मैंने कहा, डायरेक्टर जो, आपका क्या मतलब है? मुझे याद है कि चेन आन में इंटरनल ट्रांसफर के साथ 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। उसने कहा, चूंकि यह प्रोबेशन पीरियड है, इसीलिए सैलरी प्रोबेशन रेट के हिसाब से तय होनी चाहिए। मुझे आखिरकार उसकी चाल समझ आ गई। इसका मतलब था
कि भले ही मैं उसकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बन रहा था, लेकिन मेरी सैलरी प्रोबेशन लेवल पर ही तय होगी। मुझे इतना गुस्सा आया कि हंसी आ गई। मैंने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ डायरेक्टर जू कि असिस्टेंट के लिए प्रोबेशन सैलरी कितनी है? जू अन ने अपनी डेस्क पर इंटरकॉम का बटन दबाया और पूछा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की प्रोबेशनरी सैलरी क्या है? उधर से जवाब आया, 12,000। उसने फोन रख दिया और अपनी ठंडी बेपरवाह आवाज में बोली, तुमने सुना ना, असिस्टेंट की आओ। कोई और सवाल? मेरा पारा चढ़ गया। मैंने अपना आईडी बैज उतारकर टेबल पर रख दिया और कहा, कोई सवाल नहीं, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मैंने पीछे से उसकी बेपरवाह आवाज सुनी, अगर मुझे ठीक से याद है असिस्टेंट की आओ, तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल ही रिन्यू हुआ था। प्रेसिडेंट के असिस्टेंट की भूमिका में कंपनी के ज्यादातर जरूरी डेटा तक पहुंच शामिल होती है। तुम्हें 30 दिन पहले इस्तीफा नोटिस देना होगा और जांच और हैंडओवर प्रोसेस में लीगल डिपार्टमेंट का सहयोग करना होगा। ऐसा न करने पर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए कंपनी को 24 महीने की सैलरी के बराबर मुआवजा देना होगा। तुम्हारी मौजूदा सैलरी के हिसाब से यह कुल 4,32,000 होता है। यहाँ तुम्हारी 4 साल की कड़ी मेहनत को देखते हुए चलो इसे सीधे 4,30,000 कर देते हैं। जाने से पहले कृपया इसे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। मैं पलटकर बोला, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे मुआवजे के बारे में कोई क्लॉज नहीं है। प्रेसिडेंट जू, क्या मुझे 2,000 युआन की छूट के लिए आपको 90 डिग्री झुककर धन्यवाद देना होगा? वह बिना किसी भाव के खड़ी हुई और बोली, दूसरे कर्मचारियों के लिए यह क्लॉज नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए है। अब जाओ। मैं समझ गया कि वह जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, अगर कोई कंपनी बुरी नीयत से ऐसा मुआवजा मांगती है तो मैं अधिकारियों को रिपोर्ट कर सकता हूँ। बिजनेस की दुनिया बहुत छोटी है। मैं अपना करियर बदलने के लिए तैयार हूँ। मैंने बहुत मुझे अपने आईडी बैज की भी परवाह नहीं थी। मैंने जोर से कांच का दरवाजा खोला और बगल में बने असिस्टेंट्स के ऑफिस में चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने मन ही मन सोचा, मैंने तुम्हें 4 साल पहले ही छोड़ दिया था। अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? मुझसे और क्या उम्मीद है? अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया, इस्तीफा लिखा और एचआर डायरेक्टर को ईमेल कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में एचआर डायरेक्टर का मुझे फोन आ गया। मंजूर नहीं है एचएन, क्या तुम इस्तीफा दे रहे हो? क्या तुम नए सैलरी पैकेज से खुश नहीं हो? तुम 4 साल से कंपनी के साथ हो और तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे पता है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 26,000 की सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन तिमाही और साल के अंत में मिलने वाले बोनस काफी अच्छे हैं। मैं हैरान रह गया। डायरेक्टर चेन, आपका क्या मतलब है? क्या आपने ईमेल नहीं देखा? डायरेक्टर बोले, अरे प्रेसिडेंट जू ने आप सभी असिस्टेंट्स की सैलरी बढ़ाई है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को 8,000 ज्यादा मिलेंगे। मैंने जल्दी से 5 मिनट पहले आया अनरीड ईमेल खोला। उसमें साफ लिखा था कि मेरी सैलरी में यह बढ़ोतरी इसी महीने से लागू होगी। यानी जू अन ने मेरी सैलरी कम नहीं की थी, बल्कि बढ़ा दी थी। मैंने पूछा, तो यह प्रेसिडेंट जू का आइडिया था? डायरेक्टर ने कहा, हाँ, 2 घंटे पहले ही उन्होंने तुम्हारी सैलरी बढ़ाने की बात कही थी। मैंने फाइनेंस डायरेक्टर से मंजूरी लेने के बाद ही ईमेल भेजा था। फोन रखने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। 2 घंटे पहले, यह तो उनके हमारे ऑफिस में आने से पहले की बात है। तो फिर उन्होंने अभी केबिन में मुझे इतनी परेशानी में क्यों डाला? खैर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के जाने का समय बॉस के समय से जुड़ा होता है। हम तभी जा पाते हैं जब बॉस जाता है। तभी वीचैट ग्रुप पर एक नोटिफिकेशन आया। मेरे कलीग्स लिख रहे थे, अरे वाह, प्रेसिडेंट जू तो मेरे हीरो हैं। आखिरकार अब और ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा। मैंने देखा कि एक नया वर्क ग्रुप बना था जिसमें सिर्फ हम तीनों कलीग्स और जू ऑन अन थे। उसने मैसेज भेजा था कि खास हालात को छोड़कर हमें ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबने जवाब दिया था, लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि मैं उसके ग्रुप मैसेज का जवाब नहीं देना चाहता था। आखिर मैंने अभी तो नौकरी छोड़ने की बात कही थी। खुद को संभालते हुए मैं इमरजेंसी सीढ़ियों से असिस्टेंट्स के ऑफिस की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं वहां से गुजरा, जू अनन खड़ी हुई और उसने अपना फोन और कार की चाबियां उठाईं। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो अंदर जू अनन को देखकर बाहर खड़े तीनों लोग हिचकिचाए कि अंदर आई या नहीं। उसने पूछा, क्या तुम लोग लिफ्ट से नहीं जा रहे? जुनहाओ ने स्थिति संभाली और सबको अंदर खींच लिया। फैंग जेंग ने देखा कि मैं थोड़ा उदास लग रहा हूँ तो उसने पूछा, एचेन, क्या हुआ? हमारे पास खड़ी अन ने भी चिंता भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैंने सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, शायद ठीक से आराम नहीं किया है। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद जुनहाओ और फैंग जेंग मुझे छेड़ने लगे। असिस्टेंट कियाओ, तुम्हारी सालाना सैलरी और बोनस मिलाकर तुम 3-4 लाख तो कमा ही लेते होगे।
है ना? तुम उस खटारा वुलिंग को बेचकर नई कार क्यों नहीं ले लेते? अभी सब्सिडी भी मिल रही है और कंपनी भी 20% का खर्च उठाएगी। मैंने मुस्कुराकर अपने बैग से कार की चाबियां निकाली और कहा, जब यह ठीक चल रही है तो इसे बदलने की क्या जरूरत है? मेरे पास अपने पैसों के लिए कुछ और प्लान है। उन्होंने कहा, चलो साथ में कुछ खाते हैं, बारबेक्यू या हॉट पॉट। मैंने मना कर दिया, नहीं शुक्रिया, मैं अभी अभी नई जगह पर रहने आया हूँ और अभी वहाँ की चीजों से तालमेल बिठा रहा हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी घर लौटना है। मैंने घर पर मौजूद अपने कुत्ते के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कोई हमारी बातें सुन रहा होगा। मैंने बस इतना कहा, जब मैं घर ठीक ठाक जमा लूंगा तो तुम लोग हॉट पॉट खाने आ सकते हो। जो अनन पूरे समय हमारे पीछे खड़ी थी, उसने हमें अपनी अपनी कारों में बैठते हुए देखा और फिर उसके सामने उसकी सफेद फैंटम कार आकर रुकी। उसने तुरंत किसी को कॉल किया, पता करो कि क्याओ चेन का नया किराए का घर कहाँ है। फोन पर दूसरी तरफ से हे यानक्सुन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जू अन काफी देर तक चुप रही, फिर सामने से आवाज आई, ठीक है प्रेसिडेंट जू, बस 10 मिनट इंतजार कीजिए। ट्रैफिक की भीड़ के बीच मेरी छोटी इलेक्ट्रिक कार गाड़ियों के बीच से बड़ी कुशलता से निकल रही थी। यह देखकर जू अन के ड्राइवर ने बड़बड़ाते हुए कहा, आखिर इन छोटी इलेक्ट्रिक कारों को कौन पसंद करता है? देखने में तो ठीक ठाक लगती है, लेकिन अगर इनमें अचानक आग लग जाए तो बस ढांचा ही बचता है। जू अनन ने भी इस बार उसकी बात में हामी भरी और पूछा, क्या ये कारें सुरक्षित नहीं हैं? ड्राइवर बोला, कुछ दसियों हजार युआन की कार कितनी सुरक्षित हो सकती है? एयरबैग्स के लिए भी हाई एंड मॉडल लेना पड़ता है। तभी अनन ने ठंडे दिमाग से कहा, इसे टक्कर मारो। ड्राइवर चौंक गया, प्रेसिडेंट जू, आपने क्या कहा? उसने दोबारा कहा, मैंने कहा इसे टक्कर मारो। ड्राइवर ने अपनी आंखें कसकर बंद की और एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रख दिया। धड़ाम! जैसे ही कार मेरी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी से टकराई, जू अन अपनी जगह से हिली तक नहीं, जबकि मेरी कार जोर से झटके के साथ आगे बढ़ी। अनन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम थोड़ा आराम से नहीं चला सकते थे? अगर किसी को चोट लग जाती तो? ड्राइवर मन ही मन रोने लगा, मेरी क्या गलती है? आपने ही तो टक्कर मारने को कहा था। वहां से गुजरने वाले लोग उस छोटी ईवी के ड्राइवर यानी मुझसे ईर्ष्या कर रहे थे कि इसे तो रोल्स रॉयस ने ठोका है, अब तो इसकी लॉटरी लग गई। लेकिन मैं तो हैरान परेशान रह गया था। मैं एक नौसिखिया ड्राइवर था और आमतौर पर मैं ही दूसरों को पीछे से टक्कर मारता था, लेकिन इस बार मुझे टक्कर मारी गई थी और वो भी एक रोल्स रॉयस फैंटम ने। मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने सोचा, हे भगवान, क्या वे मुझसे नुकसान की भरपाई करवाएंगे? मैं तो गया। क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। घबराकर मैंने अपना बैलेंस चेक करने के लिए जल्दी से वीचैट खोला तो उसमें सिर्फ 58,300 युआन थे। मेरे पास बस इतना ही बैलेंस था, इसके अलावा मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा था। तभी मेरी कार की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैं तुरंत घबरा गया और मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की नीचे की। मैंने देखा कि एक साधारण सा अधेड़ उम्र का आदमी मुझे देखकर झेंपते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, माफ करना भाई, मैं समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया। क्या आप गाड़ी से बाहर आकर नुकसान देख सकते हैं? हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। चूंकि वह बहुत विनम्रता से बात कर रहा था, इसलिए मेरा कार में बैठे रहना ठीक नहीं था। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और ड्राइवर के साथ गाड़ी के पिछले हिस्से की ओर गया। जब मैंने रोल्स रॉयस का अगला हिस्सा पिचका हुआ देखा तो मुझे चक्कर आने लगा। मैंने डरते डरते पूछा, तो आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं? मुझे पैसे नहीं देने होंगे? ड्राइवर ने कहा, ओह हाँ, आपको क्या लगता है हमें इसे कैसे सुलझाना चाहिए? उधर कार में बैठी अनन मन ही मन सोच रही थी, हमें उसे एक नई कार खरीद कर देनी होगी। क्या तुम ड्राइवर थोड़े समझदार नहीं हो सकते? मेरे लिए इसे मुश्किल मत बनाओ। मैंने हाथ बढ़ाकर अपने पिछले बम्पर पर खरोंच वाली जगह को छुआ। भले ही मेरा दिल रो रहा था, मैंने विनम्रता से कहा, जरूरत नहीं है। आप लोगों की कार की हालत ज्यादा खराब लग रही है। मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही ठीक करवा लूंगा। तभी जू अनन कार से बाहर निकली। ड्राइवर ने सम्मान पूर्वक उससे बोला, मैम, ये सज्जन कह रहे हैं कि हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। जू अनन ने उसे घूरा तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। फिर वह मेरी ओर मुड़ी और बोली, मुझे माफ करना, यह सब मेरे ड्राइवर की गलती थी कि वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। मैं पक्का करूंगी कि आपको मुआवजा मिले। ड्राइवर की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी गलती? क्या आपने ही मुझे टक्कर मारने के लिए नहीं कहा था?
अचानक यह सब मुझ पर क्यों मढ़ा जा रहा है? मैंने उसकी आवाज सुनकर हैरान होते हुए कहा, प्रेसिडेंट जो। जू अन ने बेरुखी से हूं कहा और पूछा, क्या आप खुद कार खरीदकर पैसे वापस लेना चाहते हैं या कंपनी से खरीदवाना चाहते हैं? आप चुन लीजिए। मैंने कहा, जरूरत नहीं है, मेरी कार ठीक है, मुझे इसे बदलने की जरूरत नहीं है। जू अन कुछ सेकंड के लिए चुप रही, फिर बोली, कल सुबह मेरे ऑफिस आना, मैं कियाओ चेन से कार खरीदवा दूंगी। मुझे डर है कि वह वैसी ही दूसरी कार खरीद लेंगे। मैंने फिर कहा, मैम, सच में मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेंट उखड़ा है। यह कार असल में काफी काम की है। काम की सुनते ही जू अन ने हल्के से नाक से आवाज निकाली और वही शब्द दोहराया, काम की। मैं हैरान रह गया कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तभी जू अन ने जो किया उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कार में बैठी रिवर्स गियर डाला और कार को पीछे की तरफ बढ़ाया। मैं तुरंत उसका इरादा समझ गया और कार के सामने कूदते हुए चिल्लाया, जू अन, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? अभी रुकिए। ड्राइवर ओल्ड जू यह देखकर हैरान था कि इस बंदे में कितनी हिम्मत है जो प्रेसिडेंट को सीधे उनके नाम से बुला रहा है। खिड़की नीचे करके अन ने चिल्लाकर कहा, ओल्ड जू, इसे हटाओ। ओल्ड जू ने मुझे पीछे खींचा और कहा, सर, इस गुस्ताखी के लिए माफ कीजिए। और फिर एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। मेरी वह इलेक्ट्रिक कार पूरी तरह पलटकर क्षतिग्रस्त हो गई। मैंने ओल्ड जू की पकड़ से खुद को छुड़ाया और गुस्से में चिल्लाया, जू अन, क्या तुम पागल हो? तुमने मेरी कार में दोबारा टक्कर क्यों मारी? उसने उस बुरी तरह टूटी हुई फैंटम की तरफ देखा तक नहीं, जबकि ओल्ड जो अपनी कार का नुकसान देखकर रोने वाले हो गए थे कि यह तो दुनिया की लिमिटेड एडिशन कार थी। अनन कार से बाहर निकली और मेरे पास आकर बोली, कल अपनी नई कार की चाबियां लेने मेरे ऑफिस आ जाना। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए मैंने इंश्योरेंस कंपनी को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। जब वह नहीं गई तो वह खुद मेरी क्षतिग्रस्त कार के बोनट के सहारे वहीं अड़कर खड़ी हो गई। ओल्ड जू ने पूछा, प्रेसिडेंट जू, क्या हमें इंश्योरेंस कंपनी को बुलाना चाहिए? उसने अकड़ कर कहा, इंश्योरेंस को बुलाना? जैसे कि मैं ऐसी मामूली सी कार का खर्च नहीं उठा सकती। अगर यह ठीक नहीं हो सकती तो मैं इसे कबाड़ में बेच दूंगी। भीड़ भाड़ की वजह से इंश्योरेंस कंपनी को आने में 1.5 घंटा लग गया। पलटी हुई मेरी वुलिंग और क्षतिग्रस्त फैंटम को देखकर एजेंट ने घबराते हुए पूछा, मिस्टर कियाओ, क्या आपको पक्का यकीन है कि इस रोल्स रॉयस ने आपकी कार में टक्कर मारी थी? कहीं आपने खुद तो कार नहीं पलट दी? मैं गुस्से से भड़क उठा और मन ही मन बुदबुदाया, शू अनन, तुम सच में एक ऐसी मुसीबत हो जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। एक्सीडेंट से निपटने के बाद मुझे अचानक घर पर अकेले बंद अपने कुत्ते लाइटनिंग की याद आई। मैंने स्टाफ से कहा, प्लीज मेरी कार का ध्यान रखना, और अपना कीमती सामान उठाकर पैदल ही ओवरपास की ओर चल पड़ा। जो अनन ने मुझे ट्रैफिक के बीच से पैदल जाते देखा तो वह भी मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने पीछे मुड़कर चिल्लाया, मेरा पीछा करना बंद करो। वह तुनक कर बोली, क्या यह सड़क तुम्हारी है जो तुम मुझे यहाँ चलने से रोक रहे हो? मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधा चलता रहा। मेरा नया फ्लैट पास ही था, वरना पैदल चलने में मेरी हालत खराब हो जाती। बिल्डिंग में घुसने से पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जैसे ही मैंने मुंह फेरा, वह कोने के अंधेरे से बाहर निकली और ऊपर देखने लगी। जब उसने 8वीं मंजिल पर लाइट जलते देखी तो वह मुस्कुराई। तो यह 8वीं मंजिल है। कियाओ चेन, तुम कभी भी मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। जैसे ही मैंने फ्लैट का कीपैड लॉक खोला, अंदर से एक दयनीय सी आवाज आई। मैंने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, लाइटनिंग, डैडी घर आ गए। यह सब तुम्हारी माँ की नहीं, उस बुरी औरत की गलती है, इसीलिए मुझे घर आने में इतनी देर हो गई। लाइटनिंग एक कॉर्गी कुतिया थी जिसे मैंने तब लिया था जब मैं जू अन को डेट कर रहा था। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तो मैं उसे जू अन को पता चले बिना अपने साथ ले आया था। नहाने के बाद मैंने सोचा कि लाइटनिंग को नीचे टहलाने ले जाऊंगा और साथ ही रात का खाना भी ले आऊंगा। नीचे पहुंचते ही लाइटनिंग तेजी से दौड़ने लगी। मैं पीछे पीछे भागते हुए चिल्लाया, लाइटनिंग, धीरे चलो, मुझसे नहीं हो पाएगा। इस छोटे से जीव में इतनी एनर्जी कहां से आई थी? क्या मैं उसे घुमा रहा था या वह मुझे घुमा रहा था? जैसे ही हम गेट पर पहुंचे, जू अन अपनी कार में बैठ रही थी। उसने रियरव्यू मिरर में मुझे कुत्ते को पट्टे से पकड़कर जॉगिंग करते देखा तो वह हंस पड़ी। उसे समझ आ गया कि 4 साल पहले उसका कुत्ता गायब नहीं हुआ था, बल्कि चोर मैं था। वह बुदबुदाई,
छोटे शैतान, मेरे छोटे शैतान, प्लीज अब रुक जाओ। उधर मुझे भूख लग रही थी तो मैंने वॉन्टन खाने के लिए सड़क पार करने का फैसला किया। अनन ने हमें दुकान में जाते देखा और ड्राइवर से आगे बढ़ने को कहा। लाइटनिंग को कुछ महसूस हुआ, वह बार बार पीछे मुड़कर भौंक रही थी। मैंने उसे डांटा, तुम किस पर भौंक रही हो? भौंकना मना है। रात के खाने के बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मैसेज मिला कि जू अन मामले को निजी तौर पर सुलझाने के लिए सहमत हो गई है और कंपनी ने मुझे गाड़ी के मुआवजे के तौर पर 55,000 युआन का भुगतान भी कर दिया। मैंने लाइटनिंग को उसके बिस्तर पर लिटाया और उसके पास बैठकर धीरे से कहा, लाइटनिंग, मैंने उसे फिर से देखा, वह जरा भी नहीं बदली है, वह अभी भी उतनी ही परेशान करने वाली है। यह कहते हुए मैं फर्श पर बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं क्या करूं लाइटनिंग? मैंने उसके बारे में न सोचने की बहुत कोशिश की। वह क्यों वापस आई? शायद अब तक उसकी शादी हो गई होगी, है ना? लाइटनिंग, क्या तुम्हें अपने असली पापा चाहिए या सौतेले पापा? अगर तुम्हें सौतेले पापा चाहिए तो मुझे तुम्हें तुम्हारी असली माँ को वापस देना होगा। लाइटनिंग ने हल्की सी आवाज निकाली तो मैंने उसे सुला दिया और खुद अपने बिस्तर पर चला गया। मैंने अपना फोन उठाया और ब्लैकलिस्ट से उसका वीचैट अकाउंट हटा दिया। उधर नहाने के तुरंत बाद जू अन बाथरोब पहनकर सोफे पर बैठी थी। एक हाथ में फोन और दूसरे में रेड वाइन का गिलास था। उसकी सहेली ने फोन पर मजाक उड़ाया, मुझे लगा था कि तुम अब उससे प्यार नहीं करती, फिर उसका पता क्यों ढूंढ रही हो? आधी रात को कुत्ता चुराने का प्लान है क्या? तभी अनन ने उदास होकर पूछा, उसकी माँ कब गुजर गई? सहेली ने बताया, तुम्हारे ब्रेकअप के लगभग 6 महीने बाद। जू अनन ने वीचैट खोला। चैट हिस्ट्री में आखिरी मैसेज 4 साल पहले का था जो उसने भेजा था। आचेन, क्या तुम्हें अब मैं नहीं चाहिए? तुम लाइटनिंग को भी क्यों नहीं चाहते? उसने ऊपर स्क्रॉल किया। वहां सैकड़ों मैसेज थे जो उसने लिखे थे पर कभी भेजे नहीं थे। अचानक स्क्रीन पर गलती से टच होने से एक मैसेज सेंड हो गया। उसने घबराकर वापस लेना चाहा पर तब तक देर हो चुकी थी, इसलिए उसने वर्क ग्रुप के जरिए मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही लाइटनिंग के मेरा चेहरा चाटने से मेरी नींद खुल गई। मैंने उसे बाहों में लिया, फिर अपना फोन उठाया और देखा कि एक अनरीड मैसेज आया है। जैसे ही मैं उसे पढ़ने वाला था, मेरे हाथ से फोन छूटकर सीधे लाइटनिंग के सिर पर जा गिरा। वह दर्द से चिल्लाई। मैंने तुरंत उसे चूमा और फोन वापस उठाया। उस मैसेज में लिखा था, तुमने मेरा कुत्ता चुरा लिया। यह देखकर मेरी घिघी बंध गई। मैंने तुरंत कुत्ते का थूथन दबाया और मजाक में गंभीर होते हुए कहा, लाइटनिंग, क्या तुमने चुपके से उसे बताया कि तुम मेरे साथ हो? बोलो, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता? मैंने उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया और अकाउंट बदल लिया। वहां मुझे उसकी नई फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखी। मेरा मन तो अस्वीकार करने का था पर वह मेरी बॉस थी। मैंने सोचा कि मैं ऐसा दिखावा करूंगा जैसे मैंने देखा ही नहीं। तैयार होने के बाद मुझे काम पर जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ी। भीड़ भाड़ के समय मुझे 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। जैसे ही काम शुरू होने का समय हुआ, मैं दौड़कर कंपनी की लॉबी में पहुंचा और देखा कि लिफ्ट के दरवाजे बंद होने ही वाले थे। मैंने चिल्लाकर कहा, 1 सेकंड रुको। अंदर जू अनन और फाइनेंस डायरेक्टर खड़े थे। उन्हें देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया, लेकिन परफेक्ट अटेंडेंस बोनस के लिए मैंने हिम्मत जुटाकर लिफ्ट में कदम रखा। मैंने विनम्रता से कहा, नमस्ते डायरेक्टर जू। नमस्ते डायरेक्टर जांग। डायरेक्टर बोले, हाय क्याओ चेन, तुम शुरू होने के समय के इतना करीब शायद ही कभी आते हो। मैंने बगल में खड़ी अन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने कहा, जी मैंने टैक्सी ली इसीलिए थोड़ी देर हो गई। अनन ने पूछा, टैक्सी? तुम्हारे ई स्कूटर का क्या हुआ? मैंने कहा, वह गिर गया था। वह बोली, किसने गिराया? किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसकी ड्राइविंग बहुत खराब है। मैंने धीरे से फीकी सी हंसी हंस दी। मन ही मन सोचा, वह खराब ड्राइविंग वाला शख्स ठीक मेरे बगल में खड़ा है। लिफ्ट 16वीं मंजिल पर रुकी। फाइनेंस डायरेक्टर बाहर निकल गईं। अंदर सिर्फ जू अन और मैं रह गए तो माहौल अचानक बहुत अजीब हो गया। मैं 30वीं मंजिल तक पहुंचने तक बदलती हुई संख्याओं पर नजरें टिकाए रहा। जैसे ही दरवाजे खुले, मैं तेजी से बाहर निकला और इमरजेंसी सीढ़ियों से भाग गया। सेक्रेटरी के डेस्क पर बैठे जुनहाओ और फैंग जेंग को गुड मॉर्निंग कहने का भी टाइम नहीं मिला। जुनहाओ ने प्रेसिडेंट जू को आते देख कॉफी नीचे रखी और खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट जू। जब अन लिफ्ट से निकली तो उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। उसने मन में सोचा, डरपोक क्याओ चेन, इतना समय हो गया फिर भी तुम और भी डरपोक हो गए हो। क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ? उसी समय मैं जल्दी से अपना लैपटॉप उठाकर उसके ऑफिस के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने हाथ उठाया, दरवाजा अचानक खुल गया
और मेरा हाथ लगभग जू अन के चेहरे पर लगा। उसने मुझे हैरानी से देखा। मैंने बात बदलते हुए पूछा, प्रेसिडेंट जू, क्या मीटिंग का समय हो गया है? वह बोली, क्या असिस्टेंट कियाओ को मुझसे कोई नाराजगी है? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, पैसे चाहिए या कार? मैं तुम्हें कार की चाबियां बाद में दूंगी। मैं उसकी तरफ आंखें घुमाकर तुरंत वहां से चला गया। उसने पीछे से मुझे जाते देख सोचा, कियाओ चेन, तुम एक बहुत बुरे एक्स हो। एक असली एक्स को ऐसे बर्ताव करना चाहिए जैसे वे मर चुके हों। फिर भी तुम यहाँ हो, बार बार सामने आ रहे हो। क्या तुम मुझे टेस्ट करने आए हो? कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग चल रही थी। मैं सच में यह मानना नहीं चाहता था, लेकिन जब जू अन काम पर फोकस करती थी तो उसमें एक अलग ही आकर्षण था। जब तक मैं होश में आया, कॉन्फ्रेंस रूम के लोग बाहर निकल चुके थे। जुनहाओ और फैंग जेंग भी अपने डॉक्यूमेंट्स पैक करके मुझे अकेला छोड़ गए थे। जैसे ही मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और उठने के लिए तैयार हुआ, मुझे अपने कंधे पर थपकी महसूस हुई। पीछे से आवाज आई, 2 घंटे की मीटिंग में असिस्टेंट कियाओ ने 1.5 घंटा मुझे घूरते हुए बिताया। क्या आपके कुछ गलत इरादे थे? बुरा महसूस करते हुए मैंने नजरें फेर ले ली और जवाब दिया, बकवास बंद करो। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा मेरे पीछे कोई इरादा हो? जू अन हंसी और बोली, असिस्टेंट कियाओ, क्या तुम्हें वह मैसेज मिला जो मैंने तुम्हें कल रात भेजा था? मैंने कहा, नहीं। वह और पास आती गई। उसके हर कदम के साथ मैं एक कदम पीछे लेता गया। आखिर में मैं कॉन्फ्रेंस टेबल से सट गया और पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची। मैंने घबराकर पूछा, तुम असल में क्या करने की कोशिश कर रही हो? उसने झुककर बिल्कुल करीब आते हुए कहा, मैंने एक कुत्ता खो दिया था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कहा हो कि तुमने उसे चुराया था। और जहां तक हमारे करीब न होने की बात है, तो बताओ कियाओ चेन, मेरी सबसे पसंदीदा चीज क्या है? तुम्हें तो अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब क्या कियाओ चेन का यह कुत्ता चोरी वाला राज उसकी नौकरी खा जाएगा, या फिर इस कॉन्फ्रेंस रूम में इन दोनों के बीच पुरानी मोहब्बत की नई चिंगारी भड़कने वाली है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखना न भूलें कागे एक्सप्लेन का अगला एपिसोड।